चीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, यानी कि दुर्भाग्य हो तो किसी न किसी कारण से काम खराब होता रहता है। कोरोना के समय में चीन ने सोचा था कि पूरी दुनिया को हड़प लेगा, लेकिन उसकी यह नीति अब उसके ऊपर ही बड़ी मुसीबत बन रही है। जहां चाइनीज एप्लीकेशन पर भारतीय सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, बंद हो गए कई बड़े सारे एप्लीकेशन, तो वहीं अब फ्रांस और मित्र देशों से भारत को आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी और चीन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर। इस खबर से तो पाकिस्तान मानो दुबक के रह गया है। अब नेपाल में उनके विदेश मंत्री ने ही बुरा हाल कर दिया पीएम ओली का। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हालत ऐसी हो गई है जैसे सांप छछूंदर की होती है, यानी कि न उगला जाए न निगला जाए। जिस तरफ वो कदम बढ़ा चुके हैं अब वह उन्हें पतन की ओर ले जा रहा है। अब तो उनके विदेश मंत्री भी उनके मुंह पर कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, केपी शर्मा ओली ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए भले ही नेपाल को एक गलत दिशा में मोड़ दे दिया हो, लेकिन उसका खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। नेपाल में इस वक्त महंगाई चरम पर है। एक साधारण सी बीड़ी जो कि पहले 17 रुपए में मिलती थी वो अब 37 रुपए में मिलती है। चीनी की बात करें तो वो 60 रुपए के आसपास मिलती है, जो सिर्फ आम लोगों को त्रस्त कर रही है। साथ ही साथ जिस दिशा में नेपाल को मोड़ा जा रहा है वह सुरक्षित भी नहीं है। नेपाल चीन के हाथों में जाकर कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, यह वहाँ की जनता भी जानती है। जनता जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब उनके खुद के सांसद, खुद के नेता, यहाँ तक कि खुद के विदेश मंत्री भी उनके साथ नहीं रह गए हैं। ताजा तरीन विदेश मंत्री के बयान में उन्होंने एक बैठक में कहा कि भारत के साथ रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं और इस तनाव का जिम्मेदार है कोई एक जो उस रिश्ते पर कड़वाहट घोल रहा है और उसे कड़वाहट नहीं घोलना चाहिए। अब कोई एक से उनका इशारा किसकी तरफ था ये लगभग पूरी दुनिया जानती है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर अब विदेश मंत्री भी खिलाफ हो गए नेपाल के केपी शर्मा ओली के। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। ग्यावली ने कहा कि दोनों तरफ के रिश्तों को अच्छे से संभालने के लिए दोनों तरफ के हितों का ध्यान देना चाहिए। किसी को भी रिश्ते में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। मैं सभी को अपील करता हूँ कि सब सकारात्मक योगदान करें। हम भारत के संपर्क में हैं और हर मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे सुलझा लेंगे। ग्यावली ने कहा कि यह विवाद इतिहास में पैदा हुआ है और हम इससे जूझ रहे हैं। हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे लेकिन भावनाओं को भड़काकर नहीं। विदेश मंत्री का यह बयान इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि काला पानी, लिपू लेक, लिपियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने के कारण भारत उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। चीन को अब पीओके पर भी लग रहा है बड़ा वाला झटका और इसका कारण यह है कि पीओके पर बड़ा जोर शोर से चीन ने शुरू कर दिया था बीआरआई का प्रोजेक्ट और बीआरआई के प्रोजेक्ट के माध्यम से वह पीओके पर पाकिस्तान के दावों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। कोरोना के काल में अगर बाकी दुनिया की क्लास लगी है तो चीन की भी क्लास लगी है और चीन की क्लास ऐसे लगी है कि बीआरआई का 80% काम रुका पड़ा है। अधिकतर देशों ने अपने यहाँ बीआरआई के प्रोजेक्ट्स पे काम करना बंद कर दिया है। वही हालत पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान अभी खुद को संभाल नहीं पा रहा है कोरोना से, तो वो बीआरआई के प्रोजेक्ट पर क्या ध्यान देगा। पीओके में बीआरआई का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद है और वहीं अब पाकिस्तान को एक अलग तरह का डर सता रहा है। आप इस डर को ऐसे जानिए कि पीओके पर 50% बेड रिजर्व करने के लिए वहां के सेना अध्यक्ष ने बोल दिया है, यानी कि उनको भी सता रहा है डर कि कब उनके हाथ से निकल जाए ये मलाई वाला कटोरा। अब बात करें तो कल के तगड़े फैसले की जो भारत सरकार ने लिया, हालांकि यह फैसला काफी पहले लेना चाहिए लेकिन अब जाके यह फैसला लिया गया और इस फैसले में चीन के 59 एप्लीकेशन को भारत में बंद कर दिया गया, जिसमें टिकटॉक भी है शामिल। भारत की निजता को खतरा बताकर इन एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। जिन एप्लीकेशन को बंद किया गया है उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है
और आपको बता दें, सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, चीन एक और मार झेल रहा है और वह मार है मसालों की मार। भारत मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक है। चाहे यूरोप के देश हो, चाहे एशियाई देश हो, दुनिया के 70% मसाले भारत बनाता है और बेचता है। लेकिन अब इन मसालों की किल्लत हो गई है चीन में, क्योंकि चीन में इसका निर्यात रोक दिया है भारत ने। वही कारोबार के मामले में भी भारत झटका दे रहा है। अब तो एप्लीकेशन को बंद करने का मतलब हो गया कि एक बहुत बड़ा पैसा जो चीनी सरकार को यूं ही मिल रही थी भारतीयों की तरफ से, और जिसका इस्तेमाल वह भारत के ही खिलाफ कर रहा था, वह चीज अब खत्म हो गई है। भारत चीन तनाव के बीच भारत को लगातार खुशियों की खबर मिल रही है और दुनिया भर का साथ मिल रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि वह यूरोप से सेनाएं हटाकर एशियाई प्रांत में इसलिए लगा रहा है क्योंकि भारत को चीन से खतरा है, तो वहीं रूस ने भी अपना साथ दे दिया भारत को। और रूस ने साथ इस तरह से दिया कि उसने जो S-400 की डिलीवरी अगले साल होनी थी उसको भी जल्दी करने की बात कह दी है। साथ ही साथ कई कलपुर्जे जिनकी जरूरत भारतीय सेना को रोज पड़ती है, उसकी और कुछ मिसाइलों की वह डिलीवरी तुरंत से तुरंत करने को राजी हो गया है। यह एक प्रकार से साथ है रूस का भारत के लिए चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन बार बार रूस से यह कह रहा था कि ऐसे समय में भारत को हथियार मत दो, लेकिन रूस ने अपनी दोस्ती निभाई। अब अगला उसे सपोर्ट मिल रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल अपने कई घातक हथियार दे रहा है भारत को। जहां हेब्रोन ड्रोन की बात है, तो वहीं अब बैराक 8 भी भारत के पास आ रहा है। और ताजा खबर तो आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत ही घातक है। आपको बता दें, वैसे पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं कि वह चीन के, अगर युद्ध होती है तो चीन का साथ देगा, और दोनों गिटपिट कर कर आपस में तैयारी कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसे में यह खबर दोनों के रोंगटे उठाने वाले हैं। और खबर यह है कि फ्रांस की ओर से भारत को लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप बहुत जल्द मिलने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को राफेल की पहली खेप 27 जुलाई को मिलेगी। खबर यह भी है कि 4 की जगह 6 लड़ाकू विमान को लेकर भारतीय वायुसेना के पायलट अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेंगे। भारत में राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है राफेल, और राफेल की डिलीवरी का सिलसिला शुरू हो गया है ऐसे समय में जब बहुत जल्द डिलीवरी चाहिए थी। भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन अगस्त में राफेल विमानों के साथ मोर्चा संभाल लेगी। फ्रांस से भारतीय पायलट राफेल को भारत ला रहे हैं। मेट्योर की दुनिया में बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज की यह मिसाइल माना जाता है। यह नेक्स्ट जनरेशन के BVR एयर टू एयर मिसाइल है और इसमें एडवांस एक्टिव रडार सीकर लगा है, जो कि किसी भी मौसम में काम करने लायक बनाता है। मेट्योर से छोटे ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल तक, यहाँ तक कि सुपर फास्ट जेट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। और टू वे डेटा लिंक के कारण इसमें बीच में टारगेट को बदला भी जा सकता है। ये राफेल काफी महत्वपूर्ण है। इसकी रेंज करीब 560 किलोमीटर है और इसमें लगा ब्रॉन्ज वारहेड इसे बेहद खास बनाता है। यह मिसाइल किसी लक्ष्य को निशाना बनाने से पहले उसके आसपास की जमीन को साफ करती है और फिर मेन एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करती है, यानी इससे बंकरों में घुसकर हमला करना आसान हो जाएगा। यह फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, जिसे एक बार लॉन्च करने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जुलाई तक भारत को राफेल विमान मिलेंगे, जिनमें 150 किलोमीटर तक की रेंज में मेट्योर मिसाइल लगी होगी, यानी चीन से मिलने वाली हर चुनौती का भारत करारा जवाब दे सकेगा। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। ऐसे में जैसे ये भारत पहुंचेंगे तो काम करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार होंगे। राफेल विमानों को भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर राफेल विमान उतरेंगे और यहाँ पर फ्यूल लेकर बाकी सभी टेक्निकल चेकअप के बाद राफेल सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे और अंबाला एयरबेस पर आएंगे। सभी 36 राफेल विमानों की डिलीवरी 2022 तक हो जाएंगी। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन
पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना के समय राफेल विमानों की डिलीवरी में देरी होगी, लेकिन फ्रांस ने इसे टाइम पर डिलीवरी देने का फैसला किया था। इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जून को फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले से बात की थी और इस दौरान फ्रांस ने भरोसा दिया था कि भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी समय से पहले होगी।